है। नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासत धुआंधार, आदिवासियों पर आर पार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। कांग्रेस हर हाल में इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार मध्य प्रदेश आई प्रियंका गांधी भी मंडला में इस वर्ग को लुभाती नजर आई। इतना ही नहीं, कांग्रेस का फोकस महाकौशल की 38 सीटों पर भी है, क्योंकि पिछले चुनाव में महाकौशल में कांग्रेस ने झंडा बुलंद किया था, लेकिन प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर योजनाएं बंद करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार आदिवासियों को लुभाने में कौन कितना कामयाब होगा। क्या महाकौशल में कांग्रेस को 2018 जैसी सफलता मिल पाएगी, या फिर बीजेपी कांग्रेस की सारी रणनीति पर पानी फेर देगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासियों को साधने आई प्रियंका। बीजेपी ने प्रियंका पर साधा निशाना। महाकौशल पर कांग्रेस की नजर। बीजेपी भी नहीं छोड़ रही कोई कसर। एक हफ्ते में दूसरी बार मध्य प्रदेश आई प्रियंका गांधी कुछ इस अंदाज में आदिवासियों को साधती दिखी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला में चौगान की मड़िया में दर्शन किए तो शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आदिवासी वोट बैंक को साधते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर कई आरोप तो लगाए ही, साथ ही ये भी कहा कि एमपी में आदिवासियों पर अत्याचार का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की ओर से लागू किए गए पेसा कानून का जिक्र कर आदिवासियों को लुभाया। इतना ही नहीं, प्रियंका ने भी राहुल गांधी की तरह जातीय जनगणना करवाने की बात कही। तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को के अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए, और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने। प्रियंका गांधी का महाकौशल में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वे इसी साल 12 जून को जबलपुर में आई थी, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद ये दौरा कांग्रेस के नजरिए से काफी अहम है। हालांकि प्रियंका के दौरे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। सीएम शिवराज सिंह ने उनके दौरे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और प्रियंका से जवाब मांगा कि वो बताए कि बीजेपी की सरकार जो बेगा भारिया सहरिया जाति की पिछड़ी बहनों को 1000 रुपए देती थी, उसे तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने क्यों देना बंद कर दिया था। शिवराज सिंह ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस का चरित्र मुंह में राम और बगल में छुरी की तरह है। मेरी बेगा भारिया सहरिया आदिवासियों में अत्यंत पिछड़ी जातियां, इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया था। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया आपने? क्या बिगाड़ा था इन बहनों ने? मुंह में राम बगल में छुरी, सामने आदिवासी प्रेम और पीछे दी गई सुविधाएं समाप्त करने का अपराध आपने किया। कुल मिलाकर प्रियंका के दौरे पर बयानबाजी खूब हो रही है। दरअसल महाकौशल और आदिवासी इसकी मुख्य वजह है, क्योंकि 2018 के चुनाव में महाकौशल की 38 सीटों में से बीजेपी को 13 तो कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। इतना ही नहीं, प्रदेश की 47 सुरक्षित आदिवासी सीटों में से 31 कांग्रेस जीतने में सफल रही, जबकि बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। हालांकि इससे पहले 2013 के चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी रिजर्व 47 में से 30 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। इसलिए कांग्रेस आदिवासी वोटों पर
अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। खैर, आदिवासियों और महाकौशल को साधने में कौन कितना कामयाब होगा, ये चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादर टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं मंजरी जैन, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, फराह मुनीर खान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज मिल रही? जी, प्रियंका जी आई थी, बोल गई हैं कि जितने भी अधिकार आदिवासियों को दिए कांग्रेस ने दिए हैं, आप लोगों ने छीनने का काम किया है। कमलनाथ सरकार ने 15 माह में पट्टे दिए थे, वो भी आपने रोक दिए। आप छीनते हैं और वो देते हैं। जी देखिए, ये जो प्रियंका गांधी जी हैं वो सिर्फ झूठ बोलने आती हैं। राहुल गांधी जी आते हैं, झूठ बोलने आते हैं। 2018 में जब राहुल गांधी जी आए थे तब वो झूठ बोल कर गए थे कि हम 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो। ऐसे गिनती गिनकर गए थे 1 2 3 4 5 उस हिसाब से 15 महीने में इनके 45 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे। अब वही बात जो है प्रियंका जी आई, अब प्रियंका जी भी झूठ बोलकर जा रही हैं। उनको ये बताते हुए मतलब मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है। चुनाव आते हैं तो वो यहाँ आकर एक पाखंड करने लगती है, झूठ का जाल फैलाने लगती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये क्वेश्चन किया और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर ये आदिवासियों के इतने हितैषी हैं तो इन्होंने शहरिया भारिया महिलाओं के लिए जो 1000 रुपए दिए जाते थे 2017 में जो योजना लागू हुई थी वो इन्होंने क्यों बंद कर दी थी? पैसा कानून क्यों लागू नहीं किया था? जब मुख्यमंत्री जी ने पैसा कानून लागू किया तो कमलनाथ जी ने कहा कि पैसा कानून जो है वो आदिवासियों के विरोध में है, वो विरोधी है वो कानून। ये अब अभी प्रियंका जी आई, वो कहती हैं हम पैसा कानून लागू करेंगे। जब पैसा कानून लागू पहले हो ही गया तो अब ये कौन सा पैसा कानून लागू करने वाली है? वो उसका विरोध कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने आज तक आदिवासियों को, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, उन्होंने हमेशा इनके वोट बैंक की राजनीति की है। अगर इन चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेता हूँ मैं फराह जी से। इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर वो नीट, क्लैट या जेईई जैसे एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको ठीक। फराह जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं देते अधिकार, वो देते हैं। 1000 रुपए देते थे जो 2017 में योजना शुरू की थी, आपकी सरकार आई, बंद कर दी। और पैसा एक्ट तो पहले से लागू है, तो कौन सा पैसा एक्ट लागू करने जा रहे हैं आप लोग? झूठ परोसने आते हैं। चाहे राहुल गांधी आए 2018 में 10 दिन में सीएम बदलने की बात कहकर गए थे, और अब प्रियंका जी को ले आए आप झूठ परोसने के लिए। देखिए, जब इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो ये 2018 में पहुंच जाते हैं और बहुत बड़ा झूठ ये सामने परोस देते हैं कि कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया था, जबकि इन्हीं के मंत्री कमल पटेल ने सदन में खड़े होकर इस बात को स्वीकारा था कि 2,27,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। उसके बाद शिवराज जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था, लेकिन इनके कार्यकर्ता, इनके प्रवक्ता बार बार डिबेट में इस बात से क्यों इनकार करते हैं? ये झूठ बोलते जाते हैं। रही बात आदिवासियों की, अभी ये एक कोई योजना की ये लोग बात कर रहे हैं, मैंने सुना शिवराज जी ने भी बोला और अभी हमारी जो बहन प्रवक्ता बैठी हुई है उन्होंने भी बोला, तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। ऐसी कोई ना इनकी योजना थी, ये सिर्फ घोषणा थी, वो लागू नहीं की गई। अगर लागू गलती से हो गई होती तो ये जो प्रचार दीदी हमारे मुख्यमंत्री है ना, इन्होंने ढिंडोरा पीट कर अब तक पूरे शहर को भर दिया होता। इन्होंने अभी चुनाव का टाइम है, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के उस पर वो किया होता है इन्होंने, और पहले भी किया होता कि क्योंकि इनको प्रचार, जितनी की इनकी योजना नहीं होती उससे 10 गुना के इनके प्रचार होते हैं। और इनका कहना है कि कमलनाथ जी ने वो योजना बंद कर दी थी, तो कमलनाथ जी की 15 भी क्या 12-13 महीने की सरकार रही, उसके बाद आप लोगों ने डकैती करके, अपहरण करके, ब्लैकमेलिंग करके, लूट खसोट के अपनी सरकार बना ली।
संविधान को ताक पर रखकर, लोकतंत्र को ताक पे रखकर। मेरी बात, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका। राहुल जी झूठ बोल कर गए थे, आपने राहुल जी झूठ बोल कर गए थे, आप मुझे झूठ बोल कर गए थे, और जब वो वादे नहीं हुए पूरे, तब सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया, बाकी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। मंजरी जी, आ रहा हूँ ना मैं आपके पास। बाकायदा वो चुनाव लड़कर आए, बाकायदा वो चुनाव लड़कर आए, उतना चुनाव लड़कर आए, 50,60,000 से ज्यादा की जीत भी हासिल की। अब क्यों नहीं चल रही? अब तो आपकी सरकार है ना, सारी योजनाएं चल रही हैं, सारी योजनाएं। देखिए फरहा जी, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जितनी योजनाएं हमारी सरकार की चल रही थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन हो, चाहे बेगा भारी बहनों के लिए 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, सारी योजनाएं तो आते साथ बजट कर दी। ठीक है मंजरी जी, ठीक है। फरहा जी बोल दीजिए, फरहा जी, बोलिए। देखिए योजना शुरू थी 1,000 वाली, मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, वो निश्चित तौर पर बंद हो गई थी, आपको शायद ज्ञान में ना हो या संज्ञान में नहीं आई हो आपके। वो दूसरा जो सवाल उठा रही हैं कि 10 दिन में आपने कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 10 दिन में सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। सभी का पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आप भी मतलब एक बहुत बेवकूफाना बात होगी ये। तो ये तो राहुल गांधी को समझाना चाहिए था ना आपको। के लिए भी पॉसिबल नहीं था, ये इनके मुख्यमंत्री होते, इनके प्रधानमंत्री भी आकर यहाँ बैठ जाते मध्य प्रदेश में, थोड़ी कहा था। तो आप किसको बोल रही हैं, ये तो बताइए फरहा जी, आप किसको बता रही हैं ये कि बेवकूफाना बात होती है, बेवकूफ बात होती है? क्या राहुल गांधी को नहीं पता था 10 दिन में कर्ज माफी के वादा करके गए थे, उंगलियों पर गिन करके गए थे? ये बात नहीं हुई थी कि हम पूरे किसानों का एक साथ कर देंगे, मतलब गलत प्रचारित करते हैं मंजरी जी आप लोग। ठीक है, प्रदेश सौंपा था, वो चीज तो पॉसिबल थी ही नहीं, जो पॉसिबल था वो हमने किया था और हम आगे भी करते। 2,27,000 ये कहा था फरहा जी, अनाजी न्यूज चैनल और 10 दिन के अंदर शपथ लेने के बाद पहला काम किया था आगे अनाजी। हाँ, आप दलितों की बात कर लीजिए। चलिए मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ। राहुल गांधी किसानों पर मत जाइए। ठीक, आप दलित की बात कर रहे हैं ना? ठीक है, रंजन जी को दिखाइए। रंजन जी 2 बार आ गई 1 सप्ताह में। आ रहा हूँ मंजरी जी, प्लीज। फरहा जी लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ। रंजन जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। रंजन जी, 1 सप्ताह में 2 बार प्रियंका गांधी आ गई हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर। क्या कांग्रेस प्रियंका के सहारे आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगा सकेगी या सफल हो जाएगी? देखिए, केवल मामला प्रियंका गांधी का नहीं है। अगर आज की स्पीच आपने सुना हो तो उन्होंने बार बार इंदिरा जी का नाम लिया, इंदिरा गांधी का। जब हम लोग कवर करते थे शुरुआत में 2003 की बात है, मैं झाबुआ गया, अलीराजपुर गया, धार गया, तब मैं इंदौर में था, तो एक चीज मैंने देखा, आदिवासियों के मन में इंदिरा जी की जो इमेज है, इंदिरा जी और हाथ का पंजा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था भाजपा के लिए कि वो जो इमेज इंदिरा गांधी की वो कैसे हटाया जाए। वो खैर लंबी कहानी हो जाएगी। तो प्रियंका गांधी ने बार बार इंदिरा जी का नाम लिया। उन्होंने कहा जो वनाधिकार कानून है इंदिरा जी ने लागू किया, तेंदुपत्ता पे जो बोनस हुआ इंदिरा जी ने लागू किया। तो और आप उन्होंने एक और बड़ी स्पष्ट बात की, बड़ा क्लियर बात किया, मैसेज दिया कि हमारे अंदर उनकी छवि नजर आती है आपको, इसलिए आप मुझे देखने आए हैं। लेकिन जो चीज अलग है वो यह है कि डीप ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट था इंदिरा जी में, वो उनको और अलग खड़ा करता है। तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उस ट्रस्ट को एक तरह से रिस्पॉन्ड कर पाऊं, आपको दे पाऊं। तो उन्होंने इंदिरा जी के सहारे जो, और हम लोग कहते भी पॉलिटिक्स में जो, या जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, कि जो उनका मैनरिज्म है, जो कपड़े का पहनने का तरीका है, चलने का तरीका है, बोलने का तरीका है, इंदिरा जी की उसमें इमेज आती है। उन्होंने चाहे उस पर काम किया हो या अपने आप आई हो। लेकिन तो रंजन जी, एक मेरा काउंटर सवाल है, इंदिरा जी को देखने वाली एक पीढ़ी तो निकल चुकी है, जो नई पीढ़ी है उसने तो इंदिरा जी को देखा ही नहीं है, फिर वो कैसे असर करेंगे उस पर कि उनकी छवि, उनकी इमेज का फायदा मिल जाए कांग्रेस को? नहीं, बात सही है। देखिए, लेकिन फिर ये जो पूंजी कांग्रेस की है वो तो इंदिरा जी है, तो उसको भुनाना चाहेगी कांग्रेस। नंबर 2, 2008 में जैसे आपने आंकड़े दिखाए, उसमें कांग्रेस को सफलता मिली, 30 सीट मिला, पिछली बार 15 थे। तो अभी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेजर जो आप कहेंगे, जैसे मेरे पास पूंजी है तो मुझे उस पूंजी को बचाना है। तो उस पूंजी को बचाने के लिए कांग्रेस का प्रयास है कि जो हमारी 31 सीट थी उसमें कमी ना आने पाए और हम उसमें आगे बढ़ाएं। इसलिए देखिए, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की मीटिंग है,
जो प्रधानमंत्री आए जबलपुर में, उसके ठीक एक हफ्ते बाद मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती मेमोरियल की आधारशिला रखी। रानी दुर्गावती कौन है? गोंड क्वीन थी। धार में उसके पहले प्रियंका गांधी गई, उसके पहले राहुल गांधी शहडोल में गए। तो पूरी तरह से देखिए मध्य प्रदेश की पार्टी से क्लियर है कि जो आदिवासियों का सीट जीतेगा, 47 रिजर्व सीट है, उनकी विजय होगी, उनकी सरकार बनेगी। तो पूरा प्रयास इसीलिए आदिवासी हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एक तरफ इंदिरा जी की इमेज का फायदा उठाना चाह रहे हैं रंजन जी कांग्रेस वाले, दूसरी तरफ मोदी जी की छवि का फायदा उठाना चाह रही है बीजेपी। अब आपको क्या लगता है कि किसका पल्ला भारी है? एक तरफ योजनाएं भी हैं, एक तरफ वादे भी हैं, एक तरफ पुराने काम भी हैं, दोनों तरफ छवि की भी टक्कर है। ये तो चुनाव बोलते हैं, और वोटर बड़ा स्मार्ट होता है, बहुत साइलेंट होता है, उसका मूव बड़ा स्मार्ट होता है, वो हर चीज ऑब्जर्व करेगा, वॉच करेगा, कौन क्या बोलता है, कौन क्या करेगा। जैसे उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की प्रियंका गांधी ने कमलनाथ के कहने पे कि जो स्टूडेंट्स हैं 1 से 8 तक के, उनको 500 रुपया महीना, 9-10 के बच्चों को 1000 रुपया महीना, और 11-12 के बच्चों को 1500 रुपया महीना। और दूसरा जो मेजर अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि जो ग्रामीण में जो PMAY है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको पैसे कम मिलते थे, जबकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज्यादा है। तो जो शहरों में जो पैसे मिलते हैं वो वहाँ गाँव में भी मिलेगा, कांग्रेस अगर पावर में आती है तो। ये दोनों पार्टी लगी हुई है, वो तो अभी समय का वेट करना चाहिए। थोड़ा कहना मुश्किल है कि कौन भारी पड़ेगा, लेकिन दोनों का अपना एक कोशिश है। ठीक है फराज, ये तो समय बताएगा कौन किस पर भारी पड़ा है, लेकिन एक इमेज का सहारा लेना पड़ा आपको इंदिरा जी के। इंदिरा जी के बाद इतने कार्यकाल आए आपके, ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि इंदिरा जी के काम गिनाना पड़ रहे हैं? देखिए, इंदिरा जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की धरोहर है। तो अगर हम इंदिरा जी का नाम ले रहे हैं, और प्रियंका जी में कहीं ना कहीं उनकी, क्योंकि वो उनकी पोती हैं, उनकी छवि उनमें जनता भी देखती है और हम सभी देखते हैं कि उनकी हाव भाव, उनकी छवि, उनकी कार्यशैली वो इंदिरा जी से सब मिली जुली है कहीं ना कहीं। तो हमने इंदिरा जी का नाम लिया, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, क्यों तकलीफ हो सकती है? जब मोदी जी का ये लोग नाम लेते हैं, मोदी जी को बुलाते हैं, मोदी जी एक हफ्ते में 2-2, 3-3 दौरे करते हैं, तो किसी को तकलीफ नहीं है। प्रियंका जी अगर हफ्ते में दूसरी बार आ गई तो सबको तकलीफ हो गई। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरा कैरेक्टर ये किस लिए है? हम करें तो हर चीज गलत, वो करे तो सब कुछ सही, तो ये तो गलत चीज है ना। ये किसी को, मुझे नहीं लगता है कि तकलीफ हुई हो, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं। आप तो रोज बुलाइए प्रियंका जी को। मेरा सवाल तो ये था, क्या कोई ऐसा काम बाद में नहीं किया कमलनाथ सरकार ने, दिग्विजय सिंह सरकार ने, कि इंदिरा जी के काम गिनाना पड़ रहे हैं आपको? जी जी, आपने भी देखे होंगे, कई सारे काम किए। कमलनाथ जी ने तो सिर्फ अपनी 12-13 महीने की सरकार में ही जो ऐसा प्रदेश जो कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ था, बिल्कुल लूट खसूट के, शिवराज जी ने उसको छोड़ा था। जब उनको मालूम था कि सत्ता से वो जाने वाले, पहले ही पता चल जाता है, तो उन्होंने और कर्ज ले लेके सारा कमीशन खोरी करके बिल्कुल कर्ज के तले दबा के ये प्रदेश सौंपा था कमलनाथ जी को। उसके बाद भी कमलनाथ जी ने जब शपथ ली तो पहला काम किसान कर्ज माफी का किया था। 100 रुपए में 100 बिजली यूनिट दी थी, कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई थी, और ऐसे और अनेकों काम उन्होंने, कई सारी योजनाएं जो वादे किए थे। तो अब आपको खजाना भर के देकर जा रहे हैं क्या वो, या देकर जाने वाले हैं? अब आपको खजाना भरकर देकर जाने वाले हैं क्या वो, आप जो वादे कर रहे हैं? अभी भी कर्ज में ही डूबे हैं और हम अभी भी करेंगे। अब आप अगर ये उम्मीद करें कि हमने जिस दिन शपथ ली और हम 10 दिन में सब कर दें, तो ये तो मैं फिर से कहूंगी बेवकूफी वाली सोच है, बेवकूफी वाले कथन है इस तरह के। ये तो आपको वादा करने से पहले सोचना चाहिए ना। आप कहो कि 10 दिन में, जब कर्ज तले दबा हुआ प्रदेश हाथ में आएगा तो उसको अपनी पॉलिसी, अपनी प्लानिंग के हिसाब से धीरे धीरे उसको सही ट्रैक पर लाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मतलब आपने अच्छा किया ना फराज जी, आपने स्पष्ट कर दिया कि 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, 5 साल में ही होगा जो कुछ होगा। मंजरी जी, लेकिन 10 दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास। 80% कमीशन नहीं खाते हैं हम लोग। आपने खजाना खाली कर दिया, 80% कमीशन खाते हैं, खजाना खाली है। वो तो स्पष्ट कह रही है कि 10 दिन में नहीं होगा, लेकिन आप भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आप कैसे पूरा करेंगे जब खजाना खाली है? तो देखिए, करने की नियत होती है। नहीं, मंजरी जी से जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि करने की हमारी नियत है तो व्यवस्थाएं भी सारी जुट जाती हैं। आप देखिए, अभी ये कन्यादान योजना की बात कर रही थी कि हमने 51,000 रुपए किए, लेकिन इन्होंने तो कन्यादान योजना ही बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, जितनी योजना की तीर्थ दर्शन योजना थी वो बंद कर दी थी।
अरे अब आप सुन लीजिए ना, वो तो अंदर रिकॉर्ड है ना। अब यहाँ बैठ के आप कुछ भी बोलोगी तो वो थोड़ी सही बात हो जाएगी आपकी। योजना का घोटाला रिकॉर्ड लेकर बैठी। इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। पीएम आवास योजना के तहत राशि आई, इन्होंने वो वापस कर दी थी। तो इनकी तो करने की नियत ही नहीं थी, और ये हमेशा यही रोना रोते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम तो जैसी सरकार में वापस आए तो हमने तीर्थ दर्शन योजना और सारी योजनाएं वापस की। कन्यादान योजना हमने 55,000 रुपए कर दी, और उसमें हमारी कन्यादान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बाकायदा विवाह भी होते हैं और निकाह भी पढ़े जाते हैं। तो हमने किसी जाति पाति का भेदभाव न करके मुद्दे की बात 2003 में आप पर आदिवासियों ने भरोसा जताया, तो क्या कमियां रह गई थी 2018 में आपसे भरोसा हट गया उनका? करती है अगर हर जात के लिए कुछ कर रहे हैं। आप सत्ता में, आपको हर वर्ग के लिए करना पड़ेगा। आप एहसान नहीं करती है। अरे फरहाद जी, तथ्य पे बात किया कीजिए, कुछ भी बोलने लगते हैं। तथ्य पे बात कीजिए, जात पात की बात मत कीजिए। जो आपकी पार्टी का चरित्र है, जो जात की धर्म की राजनीति करती है, वो आप यहाँ बैठकर साबित मत कीजिए। आप सुनिए ना, जात पात की बात पे आ गई है तो आप सुन लीजिए। जात पात की राजनीति आप करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। अभी जात पात का जो ढिंडोरा लेके आप पीट रहे हैं वो कौन कर रहा है? आपने कभी किसी भी वर्ग के लिए कोई काम किया नहीं। हमने तो हर वर्ग के लिए काम किया है। हमने हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर महिला, पुरुष, युवा सबके लिए काम किया है। हमारी भाजपा सर्वस्पर्शी है। हम यही कहते हैं जातिगत जनगणना करेंगे और आर्थिक जनगणना भी करेंगे। सबकी जातिगत जनगणना भी करिए, आर्थिक जनगणना भी करिए, अगर जनता आपको मौका देती है तो। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ फरहाद जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सबसे लंबे समय कांग्रेस की सरकार इस देश में राज करती रही। जब 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में, उसके बाद फिर जब वो मंडल कमीशन आया, काका केलकर की जो रिपोर्ट आई, उसको क्यों दबा दिया राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, और आपके जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे उस समय, आपने क्यों दबाई उस रिपोर्ट को? आपने क्यों तब नहीं लागू की? अभी चुनाव आ गए तो आपको सब चीजें याद आ रही है। मध्य प्रदेश जो है एक अलग, मध्य प्रदेश में तो हर है वो अलग तरीके का उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की, मुस्लिम वोटों की राजनीति की, आदिवासी वोटों की राजनीति की। आज आदिवासी भी समझते हैं, समय नहीं है मेरे पास, किसी के लिए मदद नहीं किया। वो तो एक एक करके बोलिए। अब क्या बात करने की बारी है? समय नहीं है, मैं एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ रंजन जी से। रंजन जी, ठीक है मंजरी जी, प्लीज, समय नहीं है मंजरी जी। चाहे टंटया व्हील हो, चाहे हमने, ठीक है, रिपीट कर रही हैं आप मंजरी जी, रिपीट कर रही हैं आप। रंजन जी, ये मैंने 2018 में हमने देखा कि किस तरह से भरोसा थोड़ा डिगा बीजेपी से और कांग्रेस सत्ता में आ गई। ये जिसका साथ आदिवासियों ने दिया वो सत्ता में आ जाता है। शायद यही वजह है कि 2018 के बाद बीजेपी ने सबक लिया और बहुत सारी योजनाएं शुरू की। अब दोनों ही एक दूसरे की योजनाओं पर बार पलटवार कर रहे हैं। क्या इससे भ्रम फैलेगा, या आदिवासी समझदार है, वो देख लेगा कि दोनों में कौन उसके लिए बेहतर कर रहा है? नहीं, देखिए, आदिवासी बहुत समझदार है। माइग्रेशन हो रहा है, बाहर की दुनिया देख रहे हो कौन कैसा कर रहा है, और काफी अब जब से सोशल मीडिया हो गया ब्रिजेश जी, तब से तो और भी ज्यादा जानकारियां फैलने लगी हैं। तो कोई कुछ भी कहे, अपने चाहे प्रेडेसेसर के नाम पर कुछ कहे या हमने क्या किया, अब हर चीज का, खासकर जो युवा आदिवासी है ब्रिजेश जी, बहुत ही वो काफी स्मार्ट है। वो चीजों को समझ रहा है, उनके ग्रुप बन रहे हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो किसी को भी कंफ्यूज करना उनको बहुत मुश्किल भरा काम है आजकल। इसीलिए आदिवासियों के लिए जो भी बोल रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो जाहिर तौलता है, उनको देखता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इतना आसान नहीं होता है आजकल कंफ्यूज करना उनको। लेकिन चुनौती तो दोनों के पास है ना। कांग्रेस को लग रहा है कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था वो दोहरा ले, इसलिए बार बार दौरे उस क्षेत्र में हो रहे हैं। और बीजेपी चाहती है कि जो भरोसा उससे डिग गया था, उस भरोसे को वापस हासिल करने की कोशिश। क्या लगता है, दोनों सफल होंगे? कौन सफल होता दिख रहा है, या किसके प्रयासों में आपको दम लग रहा है? नहीं, सफल तो एक ही होगा। देखिए, सफल तो एक ही होना, सरकार उसी की बननी है। लेकिन तय है अभी तक का, जो 2003 से लगातार हम देख रहे हैं, जिसको आदिवासी अपने पक्ष में जो ले जाएंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। तो आदिवासी तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसलिए शायद दोनों ही दल उन्हें लुभाने में लगे हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आदिवासी जिस पाले में भी गए निश्चित तौर पर सत्ता के सिंहासन तक वही पहुंचा। 2003 में कांग्रेस से छिटका ये वर्ग बीजेपी के पाले में आया और दिग्विजय सिंह की सरकार बाहर हो गई। बीजेपी की सरकार आई, 2018 में थोड़ा सा विश्वास डिगा तो शिवराज सरकार सत्ता से बाहर हो गई। इस बार आदिवासी किसके साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इसके लिए परिणाम का इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों ही दल उन्हें लुभाने में लगे हैं। किसको सफलता मिलेगी, इसके लिए परिणाम आने का इंतजार करना होगा। हमें भी इंतजार है, आप भी इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।